Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 17 regarding the course Risk Management and Insurance FNC 710. Today we are going to start further क्या जो लास्ट टाइम हम लोगों ने ख़त्म किया था टूवर्ड्स द लीगल गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस कौन कौन सी होती हैं और उन्हीं के हिसाब से हम उसे आगे लेकर आगे चल रहे हैं। तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लेक्चर नंबर 17 जिसमें हम देखेंगे कि फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स हमें क्या क्या रिक्वायर्ड हैं और किस किस तरह से इन लीगल प्रिंसिपल्स को हमने आगे लेकर चलना है। दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि हमने यहीं से लेकर आगे चलना है कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू डू इट फर्दर कि फर्दर इसमें हमने आगे कहाँ पे लीगल प्रिंसिपल्स लेके आ रहे हैं। क्योंकि अब इंश्योरेंस या रिस्क मैनेजमेंट में बात करते हैं तो याद रखिएगा वहां कुछ लीगल प्रिंसिपल्स भी इन्वॉल्व होते हैं कि कौन कौन से लीगल प्रिंसिपल्स हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और वही लीगल प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि हमने किस तरफ से कैसे लेकर आगे बढ़ना है। सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने उसे लीगल प्रिंसिपल्स को कैसे रख के आगे सामने लेकर चलना है एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि हमने इन लीगल प्रिंसिपल्स को कैसे और किस तरह से आगे लेकर सामने आना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट विद द फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स के फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स क्या हैं और कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं और किस किस तरह से ये वर्कआउट करते हैं। व्हाट ऑब्जेक्टिव्स दैट एग्जिस्ट और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे सामने नजर आते हैं और दीज ऑब्जेक्टिव्स कैन बी आइडेंटिफाइड यानी उन ऑब्जेक्टिव्स को हम आइडेंटिफाई भी कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव विल बी द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी कैसे आइडेंटिफाई होती है और उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। हमने अभी तक इंडेमनिटी के ओवरऑल डेफिनेशंस को देखा है लेकिन हमने इंडेमनिटी के उस डिफरेंसेस को नहीं देखा कि व्हाट आर द इंडेमनिटी दैट आर बीइंग आइडेंटिफाइड। वी शुड आल्सो आइडेंटिफाई व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एंड व्हाट द एक्चुअली इंडेमनिटी इज कि इंडेमनिटी को हमने किस तरह और कैसे मेजर आउट करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या प्रिंसिपल्स हैं यानी कि व्हाट आर द इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल एक्चुअली हम लोग इंश्योरेंस किस इंटरेस्ट की बेसिस पे कराते हैं। व्हाट आर द इंटरेस्ट बिहाइंड द इंश्योरेबल इंटरेस्ट कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बिहाइंड क्या हमारे पास इंटरेस्ट है और किस तरह से हमने इंटरेस्ट को आगे लेकर चलना है। सो दैट मींस वी शुड एग्जिस्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देन देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। द सब्रोगेशन इज समथिंग दैट इज न्यू टू यू कि ये सब्रोगेशंस क्या होती हैं और इन सब्रोगेशंस को हमने किस तरह से लेकर आगे चलना होता है। सो वी शुड आइडेंटिफाई व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सब्रोगेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सब्रोगेशंस क्या हैं और उन्हें किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। एंड देन अगेन प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कि अटमोस्ट फेथ भी देखनी होती है और रिक्वायरमेंट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की। दैट वी आर आल्सो गोइंग टू सी के हमारे पास कौन कौन सी हैं। देन डिस्टिंक्ट लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। डिस्टिंक्ट लीगल कंस्ट्रक्ट्स भी देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कि एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं कि जब हमारे पास कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रही देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो लॉ एंड द इंश्योरेंस एजेंट्स यानी कि लॉ क्या है और इंश्योरेंस एजेंट उसमें किस तरह से और कैसे अपना रोल प्ले करते हैं और उस रोल को कैसे आगे लेकर सामने आते हैं। तो दैट हाउ दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड एंड हाउ दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड एज अ लॉ एंड इंश्योरेंस एजेंट के इंश्योरेंस एजेंट और लॉ के एजेंट्स किस तरह से वो वर्कआउट करते हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट वी आर गोइंग टू सी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशंस कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ कौन सा है, रिक्वायरमेंट ऑफ अ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के उन्हें से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है और कौन कौन सी चीज होनी चाहिए। एंड डिस्टिंक्ट लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दैट इज आल्सो बीइंग देयर एंड लॉ एंड द insurance agents that we are also going to see के what are the laws and what are the insurance agents that would exist कि ये हमारे पास insurance agents हैं और वो हमने देखना है कि उसी हिसाब से कि कौन कौन से insurance agents हैं that we are going to identify कि हमारे पास कौन किस तरह से वो workout करते हैं। So that we are going to see with the overall insurance agents के insurance agents हमारे पास कैसे और किस तरह से workout करते हैं। Now the first we are talking about the principle of indemnity कि principle of indemnity क्या है कि what are the principles that are behind the principle of indemnity के principle किस तरह हमने identify करना है और उसको किस तरह से आगे लेकर चलना है। The insurance agree to pay no more than actual amount of loss
क्या मतलब है? द इंश्योरेंस एग्री टू पे नो मोर देन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस, कि इंश्योरर क्या कहते हैं जितने अमाउंट का लॉस होगा उतनी ही अमाउंट हम लोग उसमें पे करेंगे, उससे ज्यादा की अमाउंट हम उसे पे नहीं करेंगे। दैट मींस वी आर नॉट गोइंग टू पे एडिशनल अमाउंट ओवर एंड अबव द इंश्योरेंस लॉ, के इंश्योरेंस लॉ से ऊपर हम लोग एक चीज भी ऊपर पे आउट नहीं करेंगे। पर्पस टू प्रिवेंट द इंश्योर्ड फ्रॉम प्रॉफिटिंग फ्रॉम द लॉस, यानी कि क्या होगा, पर्पस क्या होगा इसका? पर्पस टू प्रिवेंट द इंश्योर्ड फ्रॉम प्रॉफिटिंग फ्रॉम द लॉस, कि इंश्योर को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे फ्रॉम प्रॉफिटिंग फ्रॉम द लॉस, कि लॉस से वो प्रॉफिट को रिड्यूस करे, यानी लॉस की तरफ ना जाए, यानी कि उस इस चीज से या इंश्योरेंस के थ्रू प्रॉफिट कमाने से बचे, यानी दे आर नॉट गोइंग टू अर्न अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट, कि वो इसमें से प्रॉफिट अर्न ना करे, यानी इसमें से प्रॉफिट अर्न आउट नहीं करे। टू रिड्यूस मॉरल हैजर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉरल हैजर्ड, जिसमें हम लोग कहते हैं इन अदर वर्ड्स बेईमानी, इन टर्म्स ऑफ योर कितना कंसीलमेंट या मिसरिप्रेजेंटेशन, दीज आर द टाइप्स ऑफ मॉरल हैजर्ड्स, कि हम लोग मॉरल हैजर्ड्स को भी अवॉइड करें, कि कितनी तरह की मॉरल हैजर्ड्स एग्जिस्ट कर रही हैं और उनको उसी हिसाब से अवॉइड करें कि हाँ जी इतनी मॉरल हैजर्ड्स हैं, तो दैट मींस वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई सम अदर थिंग्स, कि जिससे हम लोग इस मॉरल हैजर्ड्स को रोक सकें, इन मॉरल हैजर्ड्स को हम कम कर सकें या रिड्यूस कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल वैल्यूज। तो दैट मींस फर्स्ट थिंग क्या चीज आ रही है हमारे पास? फर्स्ट चीज है इंश्योरेंस एंड द प्रॉफिट फ्रॉम द लॉस। क्या कर रहे हैं हम कि हम लोग तब टू प्रिवेंट द इंश्योर्ड फ्रॉम प्रॉफिटिंग फ्रॉम द लॉस, कि फ्रॉम द लॉस जो उसकी प्रॉफिटिंग है उसको कम कर सकें। टू रिड्यूस मॉरल हैजर्ड, क्या करें हमारे पास? रिड्यूस करें मॉरल हैजर्ड्स को, कि कौन कौन से मॉरल हैजर्ड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और किस तरह से उन मॉरल हैजर्ड्स को हम रिड्यूस करें। दैट हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस दीज मॉरल हैजर्ड्स, कि उन मॉरल हैजर्ड्स को विद द टाइम हम लोग इसे रिडक्शन की तरफ लेके आए या रिड्यूस करें और रिडक्शन की तरफ आगे सामने लेकर आए, कि हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट मॉरल हैजर्ड्स, कि हाउ दीज आर बीइंग आइडेंटिफाइड। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी एग्जिस्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, के प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या है और किस तरह से उन्हें इंडेमनिटी को हैंडल करना है। इन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इंडेमनिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल कैश वैल्यू, यानी इंडेमनिटी किस पे बेस करी होती है? एक्चुअल कैश वैल्यू, कि व्हाट इज द एक्चुअल कैश वैल्यू ऑफ योर ओवरऑल इंडेमनिटी, कि इंडेमनिटी की एक्चुअल कैश वैल्यू कैसे है और किस तरह से, ऑफ प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ लॉस, कि व्हाट इज द एक्चुअल कैश वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ लॉस, कि एट द टाइम ऑफ लॉस उसकी कितनी हमारे पास वैल्यू आ रही है, व्हाट इज द प्रॉपर कैश वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ लॉस, कि उसकी एट द टाइम ऑफ लॉस हमारे पास क्या वैल्यू थी और कितनी वैल्यू पे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। देयर आर 3 मेन मेथड्स टू डिटरमिन एक्चुअल वैल्यू, यानी यहाँ पे कितने मेथड्स आ रहे हैं? 3 मेन मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम लोग वैल्यू को डिटरमिन कर रहे हैं, यानी दैट इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमिन द वैल्यू। वन इज दैट रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। कौन सा मेथड है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, कि उसमें से हम डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करें और रिप्लेसमेंट कॉस्ट को सामने लेकर आए। So that means that is known to be as our first method, that is known to be as a replacement cost less depreciation, कि replacement cost भी आ रही है और साथ ही depreciation भी आ रही है। Fair value is the price willing the buyer would pay and willing seller in a free market, यानी क्या? fair value is the price a willing buyer would pay, यानी कि जो willing buyer है वो पे करे, and willing seller in a free market, यानी कि वो प्राइस जो willing buyer willing to pay है और willing to sell है at a free market, यानी कि buyer जो है वो willing to sell है in a free market, that is known to be as a fair market value. The broad evidence rules means that the determination of ACV should include all relevant factor an expert would use to determine the value of property, यानी कि एक्चुअल कैश वैल्यू, यानी जिसे हम कहते हैं ACV। याद देखिएगा ये कई दफा अगर एब्रीविएशन आ जाए किसी अभी कोई असाइनमेंट में तो इसका मतलब होगा दैट इज नोन एज एक्चुअल कैश वैल्यू। क्या मतलब है ये? दैट इज नोन टू बी एज योर एक्चुअल कैश वैल्यू, कि ये हमारे पास एक्चुअल कैश वैल्यू की तरह आ रही है। मींस दैट द डिटरमिनेशन ऑफ ACV शुड इंक्लूड ऑल रेलिवेंट for factors an expert would use to determine the value of property। एक वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी में हर फैक्टर कौन क्या क्या चीजें और किस किस तरह से वो आइडेंटिफाई करता है और किस किस तरह से वो उसे यूज करता है। तो दैट मींस वी आर गोइंग टू यूज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द एक्चुअल मेजरमेंट, कि एक्चुअल मेजरमेंट्स के हिसाब से हम उसकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को सामने लेकर आ रहे हैं। दैट हाउ वी आर गोइंग टू वैल्यू दिस प्रॉपर्टी, कि हम इस प्रॉपर्टी को कैसे और किस तरह से वैल्यू कर रहे हैं। एंड मींस दैट वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन कि हाउ वी आर गोइंग टू वैल्यू दीज थिंग्स और हाउ वी आर गोइंग टू वैल्यू दिस अमाउंट। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ देयर आर सम एक्सेप्शंस टू प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी कुछ एक्सेप्शंस हैं टुवर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, के इंडेमनिटी की तरफ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं कि हाउ दीज आर बीइंग एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्शंस हाउ दे आर बीइंग एग्जिस्टेड, कि उन एक्सेप्शंस को हम कैसे और किस तरह से डील आउट करते हैं।
फर्स्ट वन, अ वैल्यू पॉलिसी पेज अ फेस अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इफ अ टोटल लॉस अकर्स, यानी कि वैल्यूड प्रॉपर्टी क्या होगी, पेज अ फेस अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इफ द टोटल लॉस अकर्स, कि यानी कि वैल्यूड प्रॉपर्टी क्या होगी, वो फेस अमाउंट पे होगी और इंश्योरेंस की, इफ द टोटल लॉस हैज बीन अकर्ड, कि जब टोटल लॉस हमारे पास अकर हो रहा होगा, यानी उसके हिसाब से पॉलिसी चल रही होगी, कि यानी कि फेस अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इफ द टोटल लॉस अकर, दैट इज नोन टू बी एज अ वैल्यूड पॉलिसी, कि जिसमें हम कहेंगे कि द पॉलिसी ऑलरेडी वैल्यूड, कि आपने 10,000 की पॉलिसी ली है, 20,000 की, 2 लाख, 10 लाख, कितने की पॉलिसी ली है, यानी जब भी आपके पास लॉस होगा वो लॉस उसकी फेस अमाउंट के हिसाब से ही पे होगा, उसके से ज्यादा कि आपके पास वैल्यू पे पे आउट नहीं होगा आपका लॉसेस। तो दैट मींस कि वैल्यूड पॉलिसीज पेज अ फेस अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इफ टोटल लॉस अकर्स, कि जब भी फेस अमाउंट को पे हो रहा है तो दैट मींस वी आर नॉट गोइंग टू पे मोर देन इट्स फेस अमाउंट, यानी जितनी अमाउंट की पॉलिसी होगी उतनी अमाउंट की पेमेंट होगी, उससे ज्यादा की पेमेंट वहां पे नहीं होगी। सम स्टेट्स हैव वैल्यूड पॉलिसी लॉ, अब यहां पे क्या हो रहा है, कुछ स्टेट्स जो हैं यूएस की, उसमें क्या है, वैल्यूड पॉलिसी लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यूड पॉलिसी लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, दैट रिक्वायर्स पेमेंट ऑफ फेस अमाउंट, कि ये किसकी रिक्वायरमेंट कर रहा है, दैट रिक्वायर्स द पेमेंट ऑफ फेस अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस टू द इंश्योर्ड, यानी कि उसकी क्या हो गया, दे रिक्वायर्स पेमेंट ऑफ फेस अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, क्या फेस अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस टू द इंश्योर्ड, कि इंश्योर्ड को हम फेस अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पे करें टू द इंश्योर्ड, यानी इंश्योर्ड को हम फेस अमाउंट पे पे करें, इफ द टोटल लॉस ऑफ रियल प्रॉपर्टी अकर्स फ्रॉम अ पैरल स्पेसिफाइड इन लॉ, यानी कि वो किस पैरल से हो रही है, दैट आर बीइंग स्पेसिफाइड इन द लॉ, यानी लॉ में वो स्पेसिफाइड है कि इस पैरल से अगर हमारे पास ये चीज आ रही है तो दैट मींस दैट पैरल वुड बी सीन, यानी उसी हिसाब से हम देखेंगे कि ये किस तरह से पैरल हमारे पास आएगी और उसे हम किस तरह से आगे लेकर चलेंगे। तो दैट मींस वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से पैरल्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो कौन से पैरल हैं जो हमारे सामने आते हैं। Replacement cost insurance means that there is no deduction for depreciation in determining the amount of paid off loss, यानी कि means if there is no deduction for depreciation in determining the amount of paid for loss, यानी कि replacement cost insurance में क्या होगा कि उसमें depreciation reduce करके आप उसकी cost नहीं पे कर रहे होंगे, बल्कि inclusion of depreciation के साथ उसकी cost पे कर रहे होंगे for the loss, किसके लिए, for the loss। A life insurance contract is a valued policy, life insurance contract क्या हमारे पास valued policy है that pays a stated sum of beneficiary upon the insured death, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैल्यूड पॉलिसी है दैट पे स्टेटेड अमाउंट टू अ बेनिफिशियरी अमाउंट अपॉन द डेथ, यानी कि अपॉन द डेथ उतनी बेनिफिशियरी को अमाउंट दी जाएगी, दैट इज नोन टू बी एज ऑन द इंश्योर्ड डेथ, तो दैट इज नोन टू बी एज अ वैल्यूड पॉलिसी, यानी ये लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी वैल्यूड पॉलिसी एग्जिस्ट कर सकती है, यानी जितनी वैल्यूड पॉलिसी होगी उतनी वो हमारे सामने नजर आ रही होगी, दैट हाउ दीज वैल्यूड पॉलिसी विल बी मेंटेन्ड एंड हाउ दे आर बीइंग डेवलप्ड। तो दैट मींस द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैल्यूड पॉलिसी, क्या है वो, वैल्यूड पॉलिसी है दैट पेज अ स्टेटेड सम ऑफ बेनिफिशियरी सम टू बेनिफिशियरी अपॉन द इंश्योर्ड डेथ, कि जैसे इंश्योर्ड की डेथ होती है तो दैट इज बीइंग द स्टेटेड अमाउंट वुड बी पेड टू द बेनिफिशियरीज, के जो भी उसके बेनिफिशियरीज होते हैं उनको स्टेटेड अमाउंट पे कर दी जाती है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट आर देयर, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट फर्दर, द इंश्योर्ड मस्ट स्टैंड टू लूज फाइनेंशियली इफ लॉस अकर, यानी द इंश्योर्ड मस्ट स्टैंड टू लूज फाइनेंशियली, यानी फाइनेंशियली लूज हो इफ द लॉस अकर, यानी कि इंश्योर्ड को हमेशा फाइनेंशियली लॉस में नजर आना चाहिए, दैट देयर वुड बी अ लॉस अकर, पर्पस टू प्रिवेंट गैम्बलिंग, किस चीज को पर्पस है, प्रिवेंट गैम्बलिंग, टू रिड्यूस मॉरल हैजिट एंड टू मेजर द अमाउंट ऑफ लॉस, यानी इंश्योर्ड मस्ट एंड लूज फाइनेंशियली, यानी कि पता लगे कि आप यू लूज समथिंग ऑन द फाइनेंशियल बेसिस, कि आपने कुछ फाइनेंशियल बेसिस पे लॉस आउट किया है यानी लूज किया है, और जो लॉस किया आपने फाइनेंशियली दैट मींस कि दैट हैज लॉस बीन अकर्ड। तो पर्पस क्या होंगे, टू प्रिवेंट गैम्बलिंग, क्या चीज पर क्या पहला पर्पस है, टू प्रिवेंट द गैम्बलिंग, कि गैम्बलिंग को हमने रिड्यूस करना है और गैम्बलिंग के हिसाब से हमने कम भी करना है। टू रिड्यूस मॉरल हैजिट्स, क्या चीज सामने लेके आ रहे हैं, टू रिड्यूस मॉरल हैजिट्स, के मॉरल हैजिट्स के हिसाब से हम इसे रिडक्शन की तरफ भी लेके जा रहे हैं, कि हाउ दीज मॉरल हैजिट्स बीइंग रिड्यूस्ड। अच्छा, मॉरल हैजिट्स याद रखिएगा, एनी अनफेयर मींस टू यूज just to take the benefit from the insurance is known to be as your moral hazards, क्या कहेंगे उसे हम, moral hazards हैं हमारे पास, कि हमने moral hazards उसी के हिसाब से आगे लेकर चल रहे हैं। to measure the amount of loss, कि किस चीज को measure करने, to amount the लॉस, कि हमारे पास क्या आ गया, टू प्रिवेंट गैम्बलिंग,
टू रिड्यूस मॉरल हैजिर्ड्स एंड टू मेजर द अमाउंट ऑफ लॉस। कि पहले गैम्बलिंग आ गई, फिर मॉरल हैजिर्ड्स आ गए, फिर अमाउंट ऑफ लॉस आ गई। कि पहले प्रिवेंट गैम्बल किया एंड देन मॉरल हैजिर्ड्स एंड देन अमाउंट ऑफ लॉस, कि हम अमाउंट ऑफ लॉस के हिसाब से भी उसे गैम्बलिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू गैम्बल इट। व्हेन मस्ट इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट, यानी कब इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट, यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमारे सामने कब और कैसे सामने आएगा। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एट द टाइम ऑफ लॉस, यानी कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्या होंगे, दैट एट द टाइम ऑफ लॉस, कि कितने हमारे पास प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है दैट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द लॉस, कि हमारे पास प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में क्या होगा, एट द टाइम ऑफ लॉस, जब भी वो अवेल की जाएगी, कब अवेल की जाएगी, एट द टाइम ऑफ लॉस। लाइफ इंश्योरेंस ओनली एट द इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी, यानी कि कब इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है वो एट द टाइम ऑफ लॉस एग्जिस्ट कर रहा होता है, और लाइफ इंश्योरेंस ओनली इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी की इंसेप्शन के साथ साथ वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, और पॉलिसी की इंसेप्शन के साथ साथ ही वो आगे लेकर चल रहा होता है। तो दैट मीन्स प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एट द टाइम ऑफ लॉस भी एग्जिस्ट कर रही है, एंड लाइफ इंश्योरेंस ओनली एट द इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी, यानी कब एग्जिस्ट कर रही है, ओनली एट द इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी, कि जब भी पॉलिसी इंसेप्ट होगी यानी कि स्टार्ट होगी तब से वो लाइफ इंश्योरेंस आपके पास एग्जिस्ट कर जाएगी। Now, principle of subrogations also exist, कि principle of subrogations exist करते हैं। Substitution of insurer in place of insured, अब यहां पे क्या मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंश्योरर है इन प्लेस ऑफ इंश्योर्ड, कि जब भी हमारे पास प्लेस ऑफ इंश्योर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग द इंडेमनिटी फॉर अ थर्ड पर्सन फॉर अ लॉस कवर्ड इन इंश्योरेंस। क्या मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंश्योरर इन प्लेस ऑफ इंश्योर्ड, यानी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इंश्योरर को इन प्लेस ऑफ इंश्योर फॉर अ पर्पस ऑफ क्लेमिंग इंडेमनिटी। क्या क्लेम कर रही है आपने, इंडेमनिटी फ्रॉम थर्ड पर्सन फॉर अ लॉस कवर्ड बाय इंश्योरेंस, यानी कि फ्रॉम थर्ड पर्सन से हम क्लेम कर रहे हैं फॉर द लॉस कवर्ड बाय इंश्योरेंस, और उस लॉस के लिए जो दैट इज बीइंग कवर्ड बाय इंश्योरेंस, के जो कौन कवर कर रहा है, दैट इज बीइंग कवर्ड बाय इंश्योरेंस, यानी उस लॉस के लिए आप उसकी पहले से कवरेज की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो दैट मींस सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंश्योरर इन प्लेस ऑफ इंश्योर्ड, किसकी प्लेस पे, इन प्लेस ऑफ इंश्योर्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग इंडेमनिटी। क्या पर्पस होगा, क्लेमिंग द इंडेमनिटी फ्रॉम अ थर्ड पर्सन फॉर अ लॉस कवर्ड बाय इंश्योरेंस, किससे, फॉर द लॉस कवर्ड बाय इंश्योरेंस। पर्पस क्या होगा, टू प्रिवेंट द इंश्योर्ड फ्रॉम कलेक्टिंग ट्वाइस ऑफ द फॉर द सेम लॉस, यानी क्या है, टू प्रिवेंट इंश्योर्ड फ्रॉम कलेक्टिंग ट्वाइस फॉर द सेम लॉस, यानी प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन है कि सबरोगेशन भी आएगी, यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंश्योरर इन प्लेस ऑफ इंश्योर्ड, के इंश्योरर को इन प्लेस ऑफ इंश्योर्ड रखें फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग इंडेमनिटी। क्या आप इंडेमनिटी क्लेम कर रहे हैं फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, किससे क्लेम कर रहे हैं, फ्रॉम अ थर्ड पर्सन फॉर अ लॉस कवर्ड बाय इंश्योरेंस, यानी थर्ड पर्सन की वजह से आ रहा है फॉर अ लॉस कवर्ड बाय इंश्योरेंस, के लॉस जो आ रहा है उसकी कवरेज भी आ रही है बाय इंश्योरेंस की तरफ से, कि जो भी इंश्योरेंस की कवरेज है वो सामने नजर आ रही है। तो पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट द इंश्योर्ड फ्रॉम कलेक्टिंग ट्वाइस फॉर द सेम लॉस, यानी टू प्रिवेंट द इंश्योर्ड, यानी इंश्योर्ड को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम कलेक्टिंग ट्वाइस ऑफ, यानी दो दफा आप उस लॉस को ना ले लें, यानी उस लॉस को दो दफा एग्जिस्टेंस में ना ले आए, यानी दो दफा वो लॉस सामने नजर ना आए। टू होल्ड द निग्लिजेंट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, यानी क्या होगा, टू होल्ड द निग्लिजेंट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, नेग्लिजेंट पर्सन जो होगा उसी को आपने रिस्पॉन्सिबल रखना है, यानी जिसकी तरफ से गलती आई है, एंड दैट इज नोन टू बी एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस, कि आप उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके आ रहे हैं। टू होल्ड डाउन इंश्योरेंस रेट्स, अब क्या आ रहे हैं यहाँ पे, टू होल्ड डाउन इंश्योरेंस रेट्स, कि हम लोग अब क्या करेंगे, साथ ही इंश्योरेंस रेट्स को भी कमी की तरफ लेके आना है, यानी वी आर गोइंग टू होल्ड डाउन द इंश्योरेंस रेट्स, कि हम लोग उस इंश्योरेंस रेट्स को होल्ड डाउन कर रहे हैं और उसे कम कर रहे हैं। तो दैट मींस वी आर गोइंग टू होल्ड डाउन द इंश्योरेंस रेट्स, कि हम लोग इंश्योरेंस रेट्स को भी रिडक्शंस की तरफ आ रहे हैं, कि हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस दैट इंश्योरेंस रेट्स एंड हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस दैट ओवरऑल इंश्योरेंस अमाउंट्स। Principle of subrogations are also there. The insurer is entitled only to the amount it has paid under the policy. यानी इंश्योरर किसके अंदर होता है, ओनली उस अमाउंट के लिए होता है that it has paid under the policy, यानी उतनी अमाउंट की एंटाइटल्ड होती है जितनी अमाउंट उस पॉलिसी के अंदर है। 10 लाख की पॉलिसी है, 20 लाख की है, 1 करोड़ की, कितने की पॉलिसी है, जितनी अमाउंट उस पर लिखी हुई है याद रखिएगा उतनी ही पॉलिसी से आपका ओवरऑल वैल्यूज चल रही है, यानी दैट मीन्स इंश्योरर्स आर बीइंग एंटाइटल टू इट, कि इतनी एंटाइटलमेंट उसमें है कि जितनी अमाउंट की पॉलिसी एंटाइटल्ड है उतनी अमाउंट उसको पे की जाएगी। द इंश्योर्ड कैन नॉट इम्पेयर द इंश्योरर्स सब्रोगेशन राइट, यानी कि इंश्योर्ड के अंदर ये इम्पेयरमेंट ऑफ इंश्योरर्स की सब्रोगेशन राइट नहीं होती, यानी कि इंश्योरर की सब्रोगेशन राइट्स को आप नहीं रख सकते, यानी इंश्योर्ड कैन नॉट, यानी उसके पास ये पावर ही नहीं होती दैट दे शुड इम्पेयर द सब्रोगेशन राइट्स ऑफ द इंश्योरर्स, के इंश्योरर के सब्रोगेशन राइट्स को वो हिट कर सके या उसे चेंज कर सके।
सब्रोगेशन डज नॉट अप्लाई टू द लाइफ इंश्योरेंस, यानी सब्रोगेशन कहां अप्लाई नहीं होती, दैट वुडंट बी अप्लाइड ऑन द लाइफ इंश्योरेंस, कि लाइफ इंश्योरेंस में सब्रोगेशन का कोई रोल एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही वो कर सकता है। एंड टू मोस्ट इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, के हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी उसका रोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता इन केस ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट सब्रोगेशन, यानी सब्रोगेशन डज नॉट अप्लाई टू द लाइफ इंश्योरेंस, कि लाइफ इंश्योरेंस में उसकी एप्लीकेशन नहीं है। एंड टू मोस्ट इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, और मैक्सिमम इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में भी उसकी एप्लीकेशंस नहीं है, यानी वी कांट अप्लाई द इंश्योरेंस और सब्रोगेशन राइट्स टू इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में ये चीजें हमारे सामने नहीं आएंगी। द इंश्योरेंस कैन नॉट सब्रोगेट अगेंस्ट इट्स ओन इंश्योर्ड, यानी क्या मतलब होगा, इंश्योरर कैन नॉट सब्रोगेट, यानी कि इंश्योरर कैन नॉट बी सब्रोगेटेड अगेंस्ट इट्स ओन इंश्योर्ड्स, यानी इंश्योरर कैन नॉट सब्रोगेट, वहां पे सब्रोगेट नहीं कर सकता अगेंस्ट इट्स ओन इंश्योर्ड, कि जो भी इसकी अगेंस्ट इंश्योरेंस है उसके सामने नहीं रख सकता, यानी दैट मीन इंश्योरर कैन नॉट सब्रोगेट, कि इंश्योरर कभी भी सब्रोगेट अगेंस्ट इट्स ओन इंश्योर्ड नहीं करता, यानी कि अपने ही इंश्योर्ड के अगेंस्ट सब्रोगेट नहीं करता, बट दे आर गोइंग टू यूज इट फॉर द अदर पर्पस, यानी कि अदर इंश्योर्ड जो होते हैं उनके अगेंस्ट करता है, अपने इंश्योर्ड को वो नहीं लाता बीच में, यानी दैट इज नॉट बीइंग इन्वॉल्व विद द ओन इंश्योर्ड वन, यानी कि अपने इंश्योर्ड की तरफ वो नहीं देखता, यानी उनकी तरफ वो नहीं लेकर आता। The principle of utmost good faith, that is also being there. Okay, what are the principles that lies for when we talk about utmost good faith? In the last lectures we have also studied what the utmost good faith is. कि utmost good faith क्या है और किस तरह से वो आइडेंटिफाई होता है और किस तरह से उसे आगे लेकर हम चलते हैं। The higher degree of honesty is imposed to the both parties. अब वो क्या कह रहे हैं, the higher degree of honesty is imposed on both parties, यानी दोनों पार्टीज में to the insurance contract then is imposed on parties to other contracts, यानी जो पार्टीज इंश्योरेंस कर रही होती हैं that is put on the highly on the honesty and that is being imposed on both parties to an insurance contract then is imposed on the parties to other contracts and then is imposed to parties on the other contracts, other contracts की पार्टीज में ये impose नहीं होता, and that is not imposed on the parties to other contracts. What are the other contracts and how these parties being involved? Supported by three legal doctrines. किनसे support की जाती है? By three legal doctrines की तरफ से होती हैं। One is known to be as a representation. क्या मतलब हुआ इसका? कि one is meant by representation are the statements made by the applicants for insurance. यानी representation क्या होंगे? Are the statements made by the applicants for insurance. कि ये वो statements हैं that are made by applicants for insurance, कि ये वो statement that is known to be as a representation. A contract is voidable if the representation is material. यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट voidable भी होता है if representation is material, कि जब representation हमारे पास क्या हो, material हो false and relied on by the insurer, कि यानी कि false भी हो लेकिन इस पे reliable भी हो और उसके material facts ऐसे हो that would affect your इंश्योरेंस पॉलिसी, किसको लेके आएगी, दैट इज वुड अफेक्ट ऑन योर इंश्योरेंस पॉलिसी। एन इनोसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट इफ रिलाइड ऑन बाय द इंश्योरर, यानी कि इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, यानी कि इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है मटेरियल फैक्ट्स की, एंड इफ रिलाइड बाय द इंश्योरर मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, यानी वो भी केस क्या करेगा, ओवरऑल आपकी जो इंश्योरर है उसको वॉइडेबल कर सकता है, यानी उसकी वॉइडेंस की तरफ लेकर जा सकता है। दैट मींस द इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन कैन आल्सो वॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट। अब तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दैट जस्ट फॉर द रिमेम्बरेंस, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहेंगे उसे हम, वॉइडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है वॉइडेबल जो खत्म हो सकता है, एंड थर्ड वन इज अ वॉइडेड कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी अपने एक्सरसाइज से पहले या इंप्लीमेंटेशन से पहले ही वहां पे कैंसिल आउट हो जाए। तो दैट इज मींस देयर आर थ्री थिंग्स दैट एग्जिस्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेड कॉन्ट्रैक्ट। यानी दीज आर थ्री थिंग्स होती हैं, यानी तीन चीजें होती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस। वन इज नोन टू बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अदर वन इज नोन टू बी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड वन इज नोन टू बी एज अ वॉइडेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं उसे हम, वॉइडेड कॉन्ट्रैक्ट। ना वॉइडेड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे होते हैं, यानी उसी के हिसाब से हम उसे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। Principle of utmost good faith further,
and concealment is intentional failure of the applicant for insurance to reveal material facts to the insurer. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, the concealment of intentional failures of the applicant for insurance to reveal material facts of to insurer, कि वो यहाँ पे concealment जो है कि मतलब ये है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली आइडेंटिफाई ना करो और सामने शो ना करो, यानी दैट यू आर नॉट गोइंग टू शो द योर मटेरियल फैक्ट्स, यानी मटेरियल फैक्ट्स को आप कंसील कर लें और मतलब ये कि आप उसे छुपा लें और बाय इंटेंशंस छुपा लें, इंटेंशनल आप उसे ये करें, तो दैट इज नोन टू बी एज अ कंसीलमेंट, यानी कि आप चीजों को ऑलरेडी छुपा लें, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ मटेरियल फैक्ट्स. अ वारंटी इज अ स्टेटमेंट दैट बिकम्स पार्ट ऑफ इंश्योरेंस. अब क्या मतलब हुआ, वारंटी इज अ स्टेटमेंट, वारंटी इज स्टेटमेंट दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस. क्या है ये, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड इज गारंटीड बाय द मेकर टू बी ट्रू इन ऑल एस्पेक्ट, यानी कि एंड इज गारंटीड बाय द मेकर टू बी ट्रू इन ऑल एस्पेक्ट, यानी कि ये क्या होता है कि इज अ स्टेटमेंट दैट बिकम्स पार्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड गारंटीड बाय द मेकर टू बी ट्रू इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि वो गारंटीड भी होता है बाय मेकर टू बी ट्रू, यानी कि ट्रू होना चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट्स, के हर रिस्पेक्ट्स में उसे ट्रू होना चाहिए, उसे सच्चा होना चाहिए. स्टेटमेंट्स मेड बाय एप्लीकेंट आर कंसिडर्ड रिप्रेजेंटेशंस. अब क्या होगा यहाँ पे, स्टेटमेंट्स मेड बाय एप्लीकेंट्स आर कंसिडर्ड रिप्रेजेंटेशन नॉट वारंटीज, यानी स्टेटमेंट्स क्या हैं, दैट आर बीइंग मेड बाय एप्लीकेंट्स आर कंसिडर्ड रिप्रेजेंटेशंस नॉट वारंटी, यानी कि स्टेटमेंट्स जितनी भी ली जा रही हैं दीज आर मेड बाय एप्लीकेंट्स. कौन इसे कर रहा है, एप्लीकेंट्स को कर रहा है, आर कंसिडर्ड रिप्रेजेंटेशंस नॉट वारंटी के, ये से हम किससे क्या कहेंगे, दैट इज नोन टू बी एज अ रिप्रेजेंटेशंस नॉट अ वारंटी के, उन्हें हम वारंटी नहीं कहेंगे, यानी दैट आर नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ योर वारंटी के, ये वारंटी का पार्ट नहीं होते. दैट मींस दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द वारंटी के, वारंटी के हिसाब से वो वेरीड लेवल पे आ रहे होते हैं, यानी वेरीड लेवल पे आपको नजर आ रहे होते हैं, बिकॉज दैट इज मीन बाय स्टेटमेंट मेड बाय एप्लीकेंट्स आर कंसिडर्ड रिप्रेजेंटेशन नॉट वारंटी. फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें लिखते हैं दैट यू रिक्वायर इंश्योरेंस, यानी इजीली आप क्या करें, यू रिक्वायर इंश्योरेंस फॉर दिस पर्पस, यानी इंश्योरेंस चाहिए फॉर दिस पर्पस, और उसके बाद आप लिस्ट करते हो कि दैट इज माय एक्चुअली इंश्योरेंस ऑब्जेक्ट्स. क्या है मेरे पास, ये मेरे पास इंश्योरेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, और इंश्योरेंस ऑब्जेक्ट्स में आप लिख रहे हो कि हाँ जी अ कार इज देयर, होम इज देयर, एंड साथ ही आप कह रहे हो कि जी हमारे पास रेफ्रिजरेटर और व्हाटसोएवर ऑल अप्लायंसेस आप इसमें ले लेते हो, और साथ ही आप कहते हो देयर इज एग्जिस्ट ज्वेलरी एंड ऑल दैट, यानी आप इन सब की क्या कर रहे हो, तो इंश्योरेंस कर रहे हैं. तो ये जो आपने लेटर लिखा है याद रखिएगा, दैट इज नोन टू बी एज योर पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी अपने एक्सपोजर यूनिट्स दिखा रहे हो कि हाँ जी ये एक्सपोजर यूनिट्स हैं जो मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं, और ये यूनिट्स जो है वो आपके पास ओवरऑल वैल्यूज को सामने रख के आगे चलते हैं. दैट मींस दैट इज अ पार्ट ऑफ योर रिप्रेजेंटेशंस. क्या है ये आपके, दीज आर द पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन इन्हीं के हिसाब से आगे होकर चल रही, दैट हाउ दीज रिप्रेजेंटेशंस आर बीइंग डन एंड हाउ दे आर बीइंग मेड, यानी दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस दैट आर बीइंग डन, कि ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. तो दैट मीन्स कि हम दीज आर द इंश्योरेंसेस दैट आर बीइंग एग्जिस्ट. तो यहां पे जब हम बात करते हैं दैट मींस दीज आर रिप्रेजेंटेशंस नॉट बीइंग अ वारंटी, के ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस हैं, दे आर नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ वारंटीज. नाउ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ये किस तरह से वर्कआउट करते हैं. दैट मींस व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या क्या और कैसी रिक्वायरमेंट है. टू बी लीगली इन्फोर्सेबल, क्या हो गया, टू बी लीगली इन्फोर्सेबल एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट मीट द 4 रिक्वायरमेंट, यानी अब क्या हो रहा है यहाँ पे, टू बी लीगली एनफोर्सेबल, लीगली एनफोर्स किया जा रहा है, एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट मीट 4 रिक्वायरमेंट. कितनी रिक्वायरमेंट्स मीट करनी चाहिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को. वन इज नोन टू बी एज ए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी क्या चीज हमारे पास आ रही है, दैट इज नोन टू बी एज अ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्या चीज आ रही है हमारे पास, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि हमारे पास ऑफर भी है एंड देयर एग्जिस्ट अ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि देयर मस्ट बी एन offer and there must be a contract. If I would ask you a simple question at this time कि what is meant by contract, अगर if you are I am going to identify कि हाँ जी इसको define करें, तो कैसे define करेंगे. पहला जी सब जो कह रहे होंगे that is the a legal agreement, a legal agreement. अब मैं अगर यहाँ पे सिंपल सा केस करूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, एक और क्वेश्चन रेज हो जाता है कि हाँ जी इन दोनों में क्या डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है. जो यहाँ पे आ रही चीजें कि दैट मींस व्हाट आर द लीगल डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट.
एग्रीमेंट याद रखिएगा, दैट इज नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट इज जस्ट बीइंग अ प्रोसेस, बल्कि प्रॉमिस यू कैन से, एंड कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली अ लीगल डॉक्यूमेंट. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारे पास, दैट इज बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर लीगल डॉक्यूमेंट. के लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास कितना है और कैसा है, और उसी के हिसाब से हमने देखना है दैट इज बीइंग अ लीगल डॉक्यूमेंट. के लीगल डॉक्यूमेंट उसी हिसाब से आगे लेकर चल रहा है. दैट इज द पार्ट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट. के लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है और उसी तरह से हमने उसे आगे लेकर चलना है. तो दैट मीन्स दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लीगल डॉक्यूमेंट. लीगल डॉक्यूमेंट उसी हिसाब से हमने उसे आगे लेकर चलना है. दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट अ लीगल एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे पास क्या है, दैट इज बीइंग अ लीगल एग्रीमेंट है, और लीगल एग्रीमेंट के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं. दैट मींस दैट एग्जिस्ट ऑन द लीगल बेसिस. के हमारे पास लीगल बेसिस पे भी ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं. दैट इज मींस कि ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस है ऑन अ लीगल बेसिस. के लीगल बेसिस के हिसाब से हम ये कॉन्ट्रैक्ट को सामने लेकर चल रहे हैं. इसलिए हमने कह दिया अ लीगल एग्रीमेंट. ये तो समझ आ गई कि लीगल एग्रीमेंट. अगली चीज क्या आएगी, दैट ऑल्सो रिक्वायर्स एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. यानी ऑफर भी चाहिए और साथ ही हमें क्या चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए. यानी ऑफर भी चाहिए हमें, साथ साथ क्या चाहिए, एक्सेप्टेंस भी रिक्वायर्ड है. कि लीगल एग्रीमेंट भी है, दैट ऑल्सो हैव एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों चीजें हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, और दोनों के लिए लीगैलिटीज इन्वॉल्व है. क्या चीज हमारे पास, लीगैलिटीज इन्वॉल्व है. कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी एग्जिस्ट कर रही है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो एनफोर्स्ड बाय लॉ. क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कि दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो बीइंग एनफोर्स्ड बाय लॉ. इन्फोर्स्ड बाय लॉ होगा तो दैट मीन्स लीगल एग्रीमेंट्स है, दैट हैज एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दैट इज ऑल्सो, क्या है वो, ऑल्सो एनफोर्स्ड. किससे बोल रहा है वो, दैट इज बीइंग एनफोर्स्ड बाय लॉ. ये जो हमारे पास एनफोर्समेंट भी लेके आ रहा है, दैट मीन्स इट इज बीइंग एनफोर्स्ड बाय लॉ. कि ये हमारे पास लॉ के हिसाब से एनफोर्स भी है, और एनफोर्समेंट नजर आ रही है कि दैट इज हाउ मच दैट इज बीइंग एनफोर्स्ड, और उसी एनफोर्समेंट के सामने से एग्जिस्ट कर रही होती है. दैट इज हाउ मच दे आर बीइंग एनफोर्स्ड बाय लॉ. के इतने हमारे पास एनफोर्समेंट आ रही है, दैट इज बीइंग बाय लॉ नेचर. क्या है ये, बाय लॉ है. यानी दैट इज नोन टू बी एज अ बाय लॉ इन्फोर्समेंट. तो दैट मीन्स के बाय लॉ. अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अनदर डिफरेंस निकला, वो क्या था, बाय लॉ इन्फोर्समेंट. के लॉ के ऊपर एनफोर्समेंट है, यानी दैट इज बीइंग साइंड बाय लॉ. दैट ब्रीच ऑफ इट वुड गिव यू अ लीगल इंप्लीकेशन, बट फॉर एग्रीमेंट ब्रीच वुडंट गिव यू अ लीगल इंप्लीकेशन. के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी लीगल इंप्लीकेशंस को सामने लेकर नहीं आता. दैट इज हाउ दे आर बीइंग देयर. यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, द वैल्यू दैट ईच पार्टी एक्सचेंज. ये सबको क्लियर होनी चाहिए, ये क्या क्या कंसिडरेशंस इन्वॉल्व हैं और किस किस तरह से हमने इस कंसिडरेशंस को आगे लेकर चलना है. कि दैट मींस कंसिडरेशंस आर क्लियर टू ईच एंड एवरीवन. यानी हर एक को वो कंसिडरेशंस लीगल हैं और सबको पता है कि ये कंसिडरेशंस हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, और उन्हीं कंसिडरेशंस को वो सामने लेकर आगे चल रहे हैं. दैट इज हाउ दीज कंसिडरेशंस आर बीइंग मेड, और उन कंसिडरेशंस को हमने कैसे और किस तरह से सामने लेकर आगे चलना है. तो दैट मींस द वैल्यू दैट ईच प्रॉपर्टी एक्सचेंज, यानी कि जो वैल्यू जो ईच प्रॉपर्टी एक्सचेंज करेगी, दैट इज नोन टू बी एज अ कंसिडरेशन. क्या कहेंगे उसे हम, कि ये हमारे पास कंसिडरेशन है. लीगली कॉम्पिटेंट पार्टीज विद लीगल कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. यानी अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लीगली कॉम्पिटेंट पार्टीज. क्या आ रही है, लीगली कॉम्पिटेंट पार्टीज है विद लीगल कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. यानी लीगली कॉम्पिटेंट पार्टीज हैं और लीगल कैपेसिटी भी है, यानी कि वो लीगली लायबल भी हैं टू एंटर इनटू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. कि वो इस बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकती हैं, एंड दे आर लीगली कॉम्पिटेंट पार्टीज हैं. यानी दोनों पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट इन देयर वैल्यूज, यानी कि वो अपनी कॉम्पिटेंसीज को सामने नजर आ रही है, दैट हाउ दीज आर बीइंग कॉम्पिटेंट, और उस कॉम्पिटेंसीज को हमने कैसे सामने लेकर चलना है. द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्जिस्ट फॉर लीगल पर्पस. यानी क्या आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो एग्जिस्टेंस जो है दैट इज ऑल्सो बीइंग बेस्ड फॉर द लीगल पर्पस. किसकी बेस पे आनी चाहिए, वो लीगल पर्पस की बेस पे आनी चाहिए, कि हाँ जी ये हमारे पास लीगल पर्पस है और इसी की बेस पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं. तो दैट मीन्स उसका पर्पस जो हो वो लीगल मेंटेनेंस हो. क्या हो उसका पर्पस, दैट इज ऑफ लीगल मेंटेनेंस. कि हाँ जी हमारे पास इतनी मेंटेनेंस है और इतनी लीगैलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, और लीगैलिटी के हिसाब से ही हमारे पास लीगल पर्पस उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स हाउ दे आर बीइंग मेड, और उसी हिसाब से हम लीगल पर्पस को ही सामने लेकर आगे चल रहे हैं. तो दैट मीन्स देयर मस्ट एग्जिस्ट अ लीगल पर्पस. हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, लीगल पर्पस के साथ साथ उसकी एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है. कि दैट इज हाउ दे आर बीइंग लीगल पर्पस, यानी किधर पे यहाँ पे लीगल पर्पस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं.
नाउ डिस्टिंक्ट लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं और किन किन बेसिस पे हमारे पास लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे होते हैं। एलिटरी वैल्यू एक्सचेंज वर नॉट इक्वल, यानी डिस्टिंक्ट लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जरूरी नहीं कि दोनों पार्टीज के पास सेम लेवल ऑफ एक्सचेंजेबल गुड्स हों, यानी कि दोनों के पास सेम लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस ना हो, सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट ना हो, यानी दोनों के पास इंटरेस्ट लेवल की चीजें डिफरेंट हो, यानी एलिटरीज हो, यानी दोनों के पास एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शंस में चीजें सेम लेवल की ना आ रही हो, तो वैल्यू एक्सचेंज आर नॉट इक्वल, यानी दोनों की वैल्यू एक्सचेंज में चीजें इक्वल नहीं है, दैट मीन्स द वैल्यू एक्सचेंज आर नॉट बीइंग इक्वल। ओनली द इंश्योरर मेक्स अ लीगली एनफोर्सेबल प्रोसेस, ओनली द इंश्योरर मेक्स द लीगली एनफोर्सेबल प्रोसेस, कि सिर्फ ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर है और इंश्योरर है जो लीगली एनफोर्सेबल प्रॉमिस करेगा। क्या करेगा? वो लीगली एनफोर्सेबल प्रॉमिस करेगा और लीगली एनफोर्सेबल प्रॉमिस के बाद ही वो सामने आएगा दैट हाउ दीज प्रोमिसेस आर बीइंग मेड, और उस प्रॉमिस को हम कैसे और किस तरह से आगे लेकर चलेंगे। द पॉलिसी ओनर मस्ट कंप्लाई विद ऑल पॉलिसी प्रोविजन टू कलेक्ट फॉर द कवर्ड लॉस। क्या मतलब हुआ? पॉलिसी ओनर मस्ट कंप्लाई विद ऑल पॉलिसी, यानी क्या करेंगे? पॉलिसी ओनर मस्ट कंप्लाई विद ऑल पॉलिसी प्रोविजंस टू कलेक्ट फॉर द कवर्ड लॉस। क्या करना है हमने? कलेक्शन फॉर द कवर्ड लॉस भी है, तो पॉलिसी प्रोविजन में उन्हें कलेक्ट नहीं करना चाहिए, दैट मींस पॉलिसी प्रोविजंस टू कलेक्ट फॉर द कवर्ड लॉस, यानी पॉलिसी ओनर मस्ट कंप्लाई विद ऑल पॉलिसी प्रोविजंस, सारी प्रोविजंस को कंप्लाई करे टू कलेक्ट द कवर्ड लॉस, यानी जो जो प्रोसीजर्स लिखे हुए पॉलिसी में सारे अप्लाई करें टू कलेक्ट देयर कवर्ड लॉस, के कवर्ड लॉस को हम कलेक्शन की तरफ लेकर आए। पर्सनल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी कैन नॉट बी वैलिडिटी असाइन टू अनदर पार्टी विदाउट द इंश्योरर कंसेंट। अब यहां पे क्या कर रहे हैं? पर्सनल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रॉपर्टी क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है? कैन नॉट बी वैलिडली असाइन टू अनदर पार्टी, कि पर्सनल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कभी भी वैलिडली असाइन नहीं की जा सकती अनदर पार्टी पे विदाउट द इंश्योरर कंसेंट, कि इंश्योरर कंसेंट के बगैर आप उसे किसी और पे अप्लाई नहीं कर सकते या उसकी एप्लीकेशन में नहीं ला सकते। दैट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आर देयर इन्वॉल्वमेंट बिहाइंड इट। Contract of adhesions are there since the insured must accept the entire contract, यानी contracts of adhesion क्या होगा? Since the insured must accept the entire contract as it is being written। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे? Since the insurer must accept the entire contract as it written, any ambiguity are construed against the insurer, यानी insurance of adhesion क्या होती है? Since the insured must accept the entire contract that is written, यानी कि सारा contract जो लिखा है वो कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर्ड को एक्सेप्ट करना है। एनी एम्बिग्यूटीज मस्ट कंस्ट्रूड अगेंस्ट द इंश्योरर, यानी कि कोई भी अगर एम्बिग्यूटी है दैट मस्ट बी कंस्ट्रूड अगेंस्ट द इंश्योरर, के इंश्योरर के अगेंस्ट वो आपको कंस्ट्रूड करनी पड़ती है। दैट मींस दीज आर बीइंग कंस्ट्रूड एंड दीज आर बीइंग आइडेंटिफाइड एंड दीज वुड बी रिड्यूस्ड बाय द इंश्योरर, यानी इसे हम क्या करेंगे? रिडक्शन ऑफ इंश्योरेंस की तरफ लेकर आएंगे। लॉ एंड इंश्योरेंस एजेंट्स, यानी देयर एग्जिस्ट टू द types of thing, that is law and insurance agents, यानी law भी exist कर रहा है, insurance agent भी है। The agent is someone who has authority to act on behalf of principal, यानी law agent क्या होगा? is someone who has authority to act on behalf of principal, यानी agent के पास वो होगा that is who has authority, जिसके पास क्या होगा? who has authority to act on behalf of principal, किस behalf पे act करे? on behalf of principal the insurer, यानी on the behalf of प्रिंसिपल और द इंश्योरर दैट यू आर गोइंग टू एक्ट, दैट मीन्स कि आप प्रिंसिपल या इंश्योरर के बिहाफ पे जो लोग एक्ट कर रहे होते हैं दैट इज नोन टू बी एज अ एजेंट, यानी उन्हें क्या कहा जाता है? दैट इज नोन टू बी एज योर एजेंट, के ये हमारे पास एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। सेवरल लॉज गवर्न्स द एक्शंस ऑफ एजेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू इंश्योर्ड, यानी अब क्या होता है? देयर आर सेवरल लॉज that governs the action of agent and their relationship with insured, कि जो इंश्योरर और जो इंश्योर्ड और एजेंट के बीच में रिलेशनशिप्स को गवर्न कर रहे हैं। देयर आर मेनी लॉज दैट एग्जिस्ट दैट गवर्न्स योर रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट्स एंड इंश्योर्ड, यानी एजेंट्स और इंश्योर्ड के बीच में ये गवर्नेंस चलती है। देयर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ एनी रिलेशनशिप, यानी अब क्या आ रहा है? देयर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ एनी एजेंसी रिलेशनशिप, कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास प्रिजम्पशंस नहीं एग्जिस्ट कर रही थी व्हेन वी टॉक अबाउट एजेंसी रिलेशनशिप्स, यानी कि एजेंसी रिलेशनशिप में देयर एग्जिस्ट नो प्रिजम्पशंस, के प्रिजम्पशंस नहीं एग्जिस्ट कर रही होती। एनी एजेंट मस्ट बी ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल, यानी एन एजेंट मस्ट बी ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल, यानी कि आपने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे रिप्रेजेंट होना है एंड दे हैव टू मस्ट
authorized to represent on behalf of principal, यानी behalf of principal पे उसे on the they should represent themselves. Authority is either express, implied or apparent, यानी तीनों तरह की authority exist कर रही होती है. Express भी हो सकती है, implied भी हो सकती है और apparent भी हो सकती है. यानी expressed भी there है, implied भी है और apparent भी, यानी तीनों तरह की हमारे पास authorities exist कर रही होती हैं. नॉलेज ऑफ द एजेंट इज प्रिज्यूम टू बी द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, यानी जितनी नॉलेज आपके एजेंट के पास है वही अज्यूम की जाती है कि प्रिंसिपल के पास भी उतनी ही सेम लेवल ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैटर विद द स्कोप ऑफ एजेंसी, यानी विद रिस्पेक्ट किस रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू मैटर विद इन द स्कोप ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप, यानी उस एजेंसी रिलेशनशिप से रिलेटेड जितना भी मैटर्स हैं उसके हिसाब से उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. इंश्योरर कैन प्लेस लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ एजेंट्स, यानी इंश्योरर क्या कर सकता है, वो लिमिट प्लेस कर सकता है ऑन द पावर ऑफ एजेंट बाय एडिंग नॉन वेवियर क्लॉज और टू द एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी, बाय इंक्लूडिंग द नॉन वेवियर क्लॉज टू द एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी, यानी पॉलिसी में आप नॉन वेवियर क्लॉज में, यानी किसी किस्म की वेवियर्स नहीं दी जाएंगे, किसी किस्म का वेवियर इसमें इंक्लूड नहीं होगा. Now waiver कैसे डिफाइंड है, इज द वॉलंटरी रिलिंक्विशमेंट ऑफ नॉन लीगल राइट, यानी वॉलंटरी जो अपने रिलिंक्विशमेंट है ऑफ नॉन लीगल राइट आप उसे नहीं कर सकते, यानी वॉलंटरी उसको वॉइड नहीं कर सकते, यानी उनको ओवरकम नहीं कर सकते. दैट मीन्स waiver इज डिफाइंड एज द वॉलंटरी रिलिंक्विशमेंट ऑफ नॉन लीगल राइट, यानी रिलिंक्विशमेंट कर रहे हैं और किसके कर रहे हैं, नॉन लीगल राइट की हो. एस्टॉपल अकर व्हेन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी एस्टॉपल क्या है, दैट अकर्स व्हेन अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट मेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज रीजनेबली रिलाइड. अब क्या मतलब हुआ एस्टॉपल का, अकर्स व्हेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स मेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज रीजनेबली रिलाइड और बाय अ पर्सन to such an extent that it would be inequitably to allow the first person to deny the truth of representation. Now that concept is very different. Estoppels का गौर से देखिएगा, occurs when representation of fact made by one person, जब एक बंदा कोई आपको facts बता रहा है और किसको बता रहा है, to another person, is reasonably relied on by that person, और वो उस पर यकीन भी कर लेता है to such an extent that it would be inequitable, यानी इस extent तक कि it would be inequitable to allow the first person to deny the truth of representation, यानी इस लेवल तक हो कि अगर फर्स्ट पर्सन भी उसे डिनाई करना चाहे तो he or she can't deny from it, यानी कि उससे वो डिनाइल ना हो सके या वो उसमें से डिनाई ना कर सके. तो जब वो उसमें से डिनाई नहीं कर सकेगा दैट मींस दे वुडंट डिनाई द ट्रूथ ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, कि ट्रूथ ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस उसमें नहीं है, यानी दे शुड द फर्स्ट पर्सन शुड नॉट डिनाई टू फ्रॉम द ट्रूथ ऑफ, यानी इनइक्विटेबल होगा, यानी कि ना इंसाफी होगी टू अलाउ फर्स्ट पर्सन टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि रिप्रेजेंटेशन की ट्रूथ से वो डिनाई कर सके या उससे कमी की तरफ आ सके या रिडक्शंस की तरफ आ सके. द कमर्शियल पैकेजेस पॉलिसी, यानी क्या आगे सब कमर्शियल पैकेज पॉलिसी. नाउ हाउ दीज कमर्शियल पैकेज पॉलिसीज बीइंग सीन एंड हाउ दे आर बीइंग मेड, यानी ये हमारे पास आ रही है कि हमारे पास कमर्शियल पैकेज पॉलिसीज को हमने कैसे और किस तरह से डील करना है. दैट हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस कमर्शियल पैकेज पॉलिसी, कि कमर्शियल पैकेज पॉलिसी के लिए हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए और किस तरह से वो रिडक्शंस की तरफ आए. ठीक है. In January 1986, a new simplified approach of commercial insurance coverage was introduced by insurance industry. यानी new simplest approach of commercial insurance coverage was introduced by the insurance industry. कौन इसे introduce कर रहा है? That is insurance industry. Under the commercial package policy, किससे? Under the commercial package policy, the insured can obtain almost all types of insurance coverage, यानी insured can obtain all type of insurance coverage, यानी हर तरह की इंश्योरेंस कवरेज उसे मिल सकती है और हर कवरेज को वो सामने रख के देख सकता है. ब्रॉडर कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस आर इंक्लूडेड इन सीबीपी, यानी क्या होगा, ब्रॉडर कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस आर इंक्लूडेड इन सीबीपी, यानी कि कमर्शियल पैकेज पॉलिसी, यानी कि बॉर्डर कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उसके अंदर सब चीजें हर प्रोविजंस को हम इंक्लूड करते हैं व्हेन वी आर मेकिंग अ कमर्शियल पैकेज पॉलिसी. द सीबीपी हैज 7 सेपरेट सेट्स ऑफ कवरेज. कितने होते हैं उसके पास? 7 सेपरेट सेट्स ऑफ कवरेज है कि हमारे पास कवरेज कैसे कैसे और किस तरह से आनी है. कमर्शियल प्रॉपर्टी, लायबिलिटी, क्राइम बॉयलर एंड मशीनरी, कमर्शियल ऑटो, इनलैंड मरीन एंड फार्म्स, यानी ये इस तरह के सेपरेट सेट्स ऑफ कवरेज है कि इस तरह की हमारे पास कवरेज आती है. कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कमर्शियल लायबिलिटी भी हो सकती है, क्राइम्स भी हो सकते हैं, बॉयलर भी हो सकते हैं, मशीनरी, कमर्शियल ऑटो हैं, इनलैंड मरीन एंड फार्म्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं when we talk about how many sets of the
कमर्शियल पैकेज पॉलिसी के कमर्शियल पैकेज पॉलिसीज कौन कौन सी हैं और उनको कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है, दैट हाउ दे आर बीइंग आइडेंटिफाई, और उन कमर्शियल पैकेज पॉलिसीज को हम कैसे और किस तरह से लेकर आगे चलेंगे। The commercial package policy further, an insured can pick and choose a coverage of in CPP, यानी कि वो pick and choose भी कर सकता है when in the CPP के वो इनमें से कौन कौन से सेट्स के लिए कमर्शियल पैकेज पॉलिसी को सामने लेकर आएगा, यानी हाउ मच दे आर बीइंग मेड एंड किस तरह से उसको हमने कमर्शियल पैकेज पॉलिसी में लेकर सामने आ रहे हैं। द CPP अलाउ मेनी इंश्योर्ड टू यूज वन पॉलिसी टू मीट मोस्ट ऑफ देयर इंश्योर्ड इंश्योरेंस नीड, यानी सीपीपी क्या करता है, अलाउज मेनी इंश्योर्ड, बहुत सारे इंश्योर्ड को अलाउ करता है टू यूज वन पॉलिसी टू मीट मोस्ट ऑफ देयर इंश्योरेंस नीड, कि एक पॉलिसी के थ्रू आप सारी की सारी नीड्स को कवर अप करते हैं, यानी एक पॉलिसी आप बनाएं और उसके अगेंस्ट सारी की सारी नीड्स को आप कवर अप करके सामने रख रहे हो। वर्कर्स कंपनसेशन एंड ओशन मरीन इंश्योरेंस मस्ट बी परचेज सेपरेटली, यानी वर्कर्स कंपनसेशन एंड ओशन मरीन इंश्योरेंस ये दो तरह की पॉलिसीज हैं दैट शुड बी परचेज सेपरेटली अदर देन सीपीपी, यानी कमर्शियल पैकेज पॉलिसी के अलावा हमें इन चीजों को एवेल्युएट करना है। द सीपीपी हैज मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, अब क्या है यहाँ पे सीपीपी के पास बहुत सारी ऑप्शंस क्या हैं, अवेलेबल हैं, और अगर ये अवेलेबल हैं तो दैट मींस देयर आर मेनी ऑप्शंस दैट आर बीइंग एग्जिस्टेंट और दैट आर बीइंग अवेलेबल व्हेन वी टॉक अबाउट अ कमर्शियल पैकेज पॉलिसी की, यानी कमर्शियल पॉलिसी पैकेज पॉलिसी के अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं और अवेलेबल होती हैं, दैट हाउ दे आर बीइंग मेड और हाउ दे आर बीइंग इवॉल्व्ड, तो दैट मींस दैट रिक्वायर अ कमर्शियल पैकेज पॉलिसी हैज मेनी ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल एंड सो दैट वी कैन हैव अ कस्टमाइजेशंस ऑफ द पॉलिसी, कि हमारे पास पॉलिसीज क्या हो, कस्टमाइज हो क्या है और कस्टमाइज लेवल पे आ रही हो। बिल्डिंग एंड पर्सनल प्रॉपर्टी कवरेज फॉर्म, अब क्या है यहाँ पे बिल्डिंग एंड पर्सनल प्रॉपर्टी कवरेज फॉर्म, कि बिल्डिंग है कौन कौन सी हैं और पर्सनल प्रॉपर्टी कवरेज फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, कि बिल्डिंग एंड पर्सनल प्रॉपर्टी कवरेज फॉर्म्स किस तरह से। बेसिक प्रोटेक्शन फॉर बिल्डिंग एंड पर्सनल प्रॉपर्टी इज सीपीपी, यानी बेसिक प्रोटेक्शन फॉर बिल्डिंग एंड पर्सनल प्रॉपर्टी इज सीपीपी, यानी कि ये दोनों चीजें आप किसके अंदर कवर कर रहे होंगे, दैट इज बीइंग सीपीपी के अंदर कवरेज आ रही होगी, यानी सीपीपी के अंदर आप उसे कवर अप कर रहे होंगे। प्रॉपर्टी कवरेज इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, क्या होगा यहाँ पे प्रॉपर्टी कवरेज कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हो रही है, दैट इज 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर आपकी प्रॉपर्टी कवरेज आ रही है। फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, बिल्डिंग includes the building described on the declaration page, यानी कि वो includes building described on the declaration page, कि किसके अंदर describe हो रही है, that is on the declaration page. An addition, extension, fixture, machinery and equipment constitution a permanent part are described in building, यानी कि एडिशन ऑफ एक्सटेंशन फिक्सचर्स मशीन यानी कुछ और भी इसमें इंक्लूड करेंगे, दैट वुड बी परमानेंट टाइप ऑफ डिस्क्राइब बिल्डिंग, तो इसके अंदर हम लोग क्या करना पड़ेगा, दैट इज द एडिशन, और ये किसके अंदर हो सकती है, दैट इज सीपीपी कमर्शियल पैकेज पॉलिसी के अंदर ये हो सकती है। सर्विस इक्विपमेंट दैट इज ऑल्सो कैन बी इंक्लूडेड इन द कमर्शियल पैकेज पॉलिसी। योर बिजनेस पर्सनल प्रॉपर्टी, यानी कि योर बिजनेस की जो पर्सनल प्रॉपर्टी दैट इज ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ देयर, यानी कि आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी कवरेज जो होगी वो किस किस तरह से होंगे, बिजनेस प्रॉपर्टी हो सकती है, बिल्डिंग्स हो सकती है, और पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर क्या आ रहा है, इंक्लूड्स बिजनेस पर्सनल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ इंश्योर्ड एंड यूजुअल टू द ऑक्यूपेंसी ऑफ द इंश्योर्ड, यानी इंक्लूड्स बिजनेस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ इंश्योरर, इंश्योर्ड इसे कवर कर रहा है, एंड यूजुअल टू द ऑक्यूपेंसी ऑफ इंश्योर्ड, कि ऑक्यूपेंसी ऑफ जो इंश्योर्ड है उसी के हिसाब से वो यूजुअल है और उसी के हिसाब से उसकी वैल्यूएशंस आ रही हैं। पर्सनल प्रॉपर्टी और टू अदर, यानी कि बाकियों के पास पर्सनल प्रॉपर्टी कैसी है और किस तरह से ये वर्कआउट करती है। इंप्रूवमेंट एंड बेटरमेंट्स, अब क्या मतलब हुआ, यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स भी हैं और बेटरमेंट्स भी हैं। alterations made to the leased building, यानी alterations किस में आ रही हूँ, that are made to the leased building by the insured, कौन कर रहा है ऐसे, by the insured, that the insured cannot legally remove when the lease is terminated। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, alteration may be made to leased building, यानी कि alteration आप कर सकते हैं leased building में by the insured, और कौन कर रहा है ये alteration, insured, that the insurer cannot legally remove when the lease is terminated, यानी कि जो insured उसके बाद legally remove नहीं कर सकता when the lease is terminated, कि जब भी lease हमारे पास टर्मिनेट हो रही हो, यानी whenever the lease would be terminated, that is being there. Personal property of other is in the insured control, यानी personal property of the others है that would be in the control of insured, develops in a situation when the insured repair the property of others, ये तब आता है जब insured जो है वो किसी की प्रॉपर्टी को रिपेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, वो किसी की प्रॉपर्टी को रिपेयर कर रहा है और रिपेयर करके ही वो उसे आगे लेकर आ रहा है। That means that develops a situation when there is when the insured repairs the property of other, यानी insured क्या करे, रिपेयर करे
प्रॉपर्टी ऑफ द अदर्स की, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ अदर्स को वो रिपेयर करे, यानी रिपेयरमेंट की तरफ लेकर आए। एक्सटेंशन ऑफ द कवरेज, देयर एग्जिस्ट एक्सटेंशन ऑफ अ कवरेज, के एक्सटेंशंस किस तरह से हो सकती हैं कवरेज की और कैसे एग्जिस्ट करती हैं। बीबीपी हैज अ एक्सटेंशन ऑफ द कवरेजेस दैट एक्सपेंड्स द प्रोटेक्शन टू द अदर कैटेगरीज ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी क्या हो सकता है, बीबीपी जो है हैज द एक्सटेंशन ऑफ अ कवरेजेस, यानी कि हमारे पास बिजनेस पैकेज पॉलिसी यानी कमर्शियल पैकेज पॉलिसीज थी, अब यहां पे बिजनेस पैकेज पॉलिसीज हैं। एक्सटेंशन ऑफ द कवरेज दैट एक्सपेंड्स प्रोटेक्शन टू अदर कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टी, यहां पे हम अदर कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टीज को भी सामने रखेंगे और उसके हिसाब से भी हम वैल्यूएशंस की तरफ लेकर जाएंगे। न्यूली एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, यहां पे सबसे पहली क्या चीज आएगी, न्यूली एक्वायर्ड एंड कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के कौन कौन सी न्यूली एक्वायर्ड है एंड कौन कौन सी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज हैं। योर बिजनेस पर्सनल प्रॉपर्टी एट न्यूली एक्वायर्ड प्रेमिसेस, यानी योर बिजनेस पर्सनल प्रॉपर्टी एट न्यूली एक्वायर्ड प्रेमिसेस, के बिजनेस की पर्सनल प्रॉपर्टी कौन सी हैं, विच आर बीइंग न्यूली एट द न्यूली एक्वायर्ड प्रेमिसेस, जो किसमें आ रही हैं, एट अ न्यूली एक्वायर्ड प्रेमिसेस। पर्सनल इफेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, यानी पर्सनल इफेक्ट्स भी आ रहे हैं एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स भी एग्जिस्ट कर रही, दैट मींस देयर एग्जिस्ट पर्सनल इफेक्ट्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, कि हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स भी एग्जिस्ट कर रही है। वैल्यूएबल पेपर्स एंड रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ रिसर्च, यानी वैल्यूएबल पेपर्स भी हो सकते हैं एंड रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ रिसर्च भी आ सकती है, यानी कि दीज आर द रिकॉर्ड, यानी कि हम लोग पेपर्स को भी हम इंश्योर्ड में ला सकते हैं और जो R&D कॉस्ट होती है दैट कैन आल्सो बीइंग इंश्योर्ड, कि उसे भी हम इंश्योर्ड की तरफ लेकर जाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ प्रीमिसेस, कुछ प्रॉपर्टी जो है विद द प्रीमिसेस से बाहर होती है, दैट कुड आल्सो बीइंग इंक्लूडेड इन दिस कवरेज, कि उसे भी हम कवरेज के अंदर डालकर आगे ले जा सकते हैं। आउटडोर प्रॉपर्टीज भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, क्या चीज एग्जिस्ट कर रही होती है हमारे पास, आउटडोर प्रॉपर्टीज भी एग्जिस्ट कर रही होती है, कि दैट हाउ डू वी आर गोइंग टू मीट विद द आउटडोर प्रॉपर्टीज, के आउटडोर प्रॉपर्टीज को हमने कैसे और किस तरह से आगे लेकर चलना है, दैट हाउ वी आर गोइंग टू मीट विद द आउटडोर प्रॉपर्टीज, के आउटडोर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं और उनको हमने कैसे लेकर आगे चलना है। All of these extensions are in addition to the amount of insurance, ये सारी additions क्या हैं, that is basically the addition towards the amount of insurance, कि हमारी amount of insurance की तरफ addition लेके जा रही है, यानी addition की तरफ ला रहे हैं, that how we are going to add it and how we are going to made it, यानी जिस जिस तरह से आएंगी उसी तरह से हम उसे आगे available करेंगे। Apply only if the policy has an 80% or higher co-insurance clause, यानी तब भी हो सकता है जब पॉलिसी के अंदर ये है कि दैट हैज अ क्लॉज ऑफ 80% कवरेज और हायर को इंश्योरेंस क्लॉज, यानी उनके पास या तो 80% या उससे बड़ा हायर इंश्योरेंस क्लॉज है, यानी क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, हायर को इंश्योरेंस क्लॉज एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मींस अप्लाई ओनली इफ द पॉलिसी हैज 80% और हायर को इंश्योरेंस क्लॉज, के अलाउज 80% और हायर को इंश्योरेंस क्लॉज, के हमारे पास ये को इंश्योरेंस क्लॉज एग्जिस्ट कर रहा है और उसी की तरह हमारे पास एग्जिस्टेंस आ रही है। दैट मींस इफ द पॉलिसी हैज 80% और हायर को इंश्योरेंस क्लॉजेस, यानी हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास हायर को इंश्योरेंस क्लॉज आ रहा है एंड हैज अ पॉलिसी ऑफ 80% और हायर को इंश्योरेंस क्लॉजेस, के हमारे पास इंश्योरेंस को इंश्योरेंस क्लॉजेस हायर या बड़ी साइड पे आ रहे हैं, यानी बड़े लेवल पे हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दैट मींस कि हमारे पास हायर इंश्योरेंस क्लॉसेस भी एग्जिस्ट कर रही हैं। कवरेज वर्सेस ब्लैंकेट कवरेज, अब क्या है, स्पेसिफिक वर्सेस ब्लैंकेट कवरेज आ रही है, कौन कौन सी आ रही है, स्पेसिफिक कवरेज वर्सेस blanket coverage, yani specific coverage is there and blanket coverage is there. Under specific coverage, property at one or more location is listed and specifically insured, यानी एक ही प्रॉपर्टी एक या एक ज्यादा लोकेशन में होंगी that are specifically insured, कि हम उसे क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे, यानी इंश्योर्ड में आएगी, यानी इंश्योरेंस में इंक्लूड होगी, ठीक है। अंडर ब्लैंकेट कवरेज या प्रॉपर्टी एट सेवरल लोकेशन में भी इंश्योर्ड अंडर सिंगल आइटम, ये ब्लैंकेट कवरेज है कि आपने प्रॉपर्टी जो डिफरेंट जगह पे एग्जिस्ट कर रही है उसको आपने इंश्योर कर लिया एट अ सिंगल आइटम, यानी कि अंडर सिंगल आइटम में ही आपने उसे इंश्योर कर दिया, यानी सिंगल पॉलिसी के अंदर ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग इंश्योर्ड, यानी हर चीज उसी लिमिट्स के अंदर ही इंश्योर्ड हो रही है। दैट मींस हाउ दे आर बीइंग इंश्योर्ड एंड हाउ दे आर बीइंग इंश्योरेंस इज बीइंग डन, ये कैसे हमारे पास इंश्योरेंसेज आ रही हैं और उसी तरह से हमने उसे लेकर आगे चलना है। दैट हाउ वी आर गोइंग टू मेक दैट इंश्योरेंस वर्क, यानी किस तरह से हम उस इंश्योरेंस को सामने लेकर आ रहे हैं। तो जैसे ही हमारे पास इंश्योरेंस आएगी तो दैट मींस के वी आर गोइंग टू बी देयर, के हम उसी हिसाब से उसे आगे लेकर चल रहे होते हैं। नाउ कॉमन क्लॉज इन द बीबीपी के बिजनेस पैकेज पॉलिसीज में क्या होती है, कॉमन इंक्लूड्स को इंश्योरेंस आती है, सबरोगेशन उसमें इंक्लूड होती है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिकल अपरेटस आ सकते हैं, नो लॉस टू द इलेक्ट्रिकल आइटम्स विल बी कवर्ड इफ द कॉज्ड बाय आर्टिफिशियल जनरेटेड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि उनकी जो आर्टिफिशियल जनरेटेड इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वजह से कोई लॉस आएगा दैट इज नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट।
unless fire ensues and then loss is covered only for the fire damage, यानी किसकी स्पेसिफिकली आ रहा है, बिकॉज ऑफ फायर डैमेज की वजह से यहाँ पे वेरिएशंस आ रही हैं. पावर फेलियर्स कौन कौन से आ सकते हैं? स्पॉलेज ड्यू टू द पावर फेलियर फ्रॉम द इंश्योर्ड पेरल्स, यानी जो इंश्योर्ड पेरल्स है उसकी वजह से पावर फेलियर हुए. इज नॉट कवर्ड अनलेस द लॉस ऑफ पावर इज फ्रॉम नॉन प्रीमिसेस इंश्योर्ड पेरल्स, यानी ये अगर पावर कट नॉन इंश्योर्ड पेरल की वजह से आया तो दैट इज नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ योर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता. ऑपरेशंस ऑफ अ बिल्डिंग लॉस, कि बिल्डिंग लॉस की भी ऑपरेशंस होते हैं कि हाउ दीज बिल्डिंग लॉस विल बी मेड एंड हाउ दीज बिल्डिंग लॉस विल बी कवर्ड. नो लॉस विल बी मेड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बिल्डिंग कोड्स, यानी नो लॉस विल बी पेड, कोई भी पॉलिसी लॉस पे नहीं किया जाएगा दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ बिल्डिंग कोड्स. वो किसकी वजह से आ रहे हो? ऑपरेशंस ऑफ बिल्डिंग कोड्स, यानी बिल्डिंग कोड्स की वजह से जिसमें ऑपरेशंस में चेंजेस आ रही हैं. अल्टरेशंस एंड रिपेयर्स, देयर एग्जिस्ट अल्टरेशंस एंड देयर एग्जिस्ट रिपेयर्स, यानी कि अल्टरेशंस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और रिपेयर्स भी. allows the insured to make this type of modifications, यानी कि alterations and repairs आते हैं, allows insured to make this type of modifications without it being considered an increase in hazard, without considering कि अगर उस repair से उसकी hazards में increase आ रहा है. So that means कि we are being allowed for a certain modifications, कि हम उसमें certain modifications के लिए allowed होते हैं जो हमारे पास modification with the passage of time आ रही होती है. Which would cause the coverage to be suspended, जो क्या cause करती है? That means which would cause to be the coverage to be suspended, कि जो coverage की suspension की तरफ लेके जाती है या suspension of coverage की तरफ लेकर आ रही होती है. So that means which would cause the coverage to be suspended, ये coverage की suspensions को सामने रख के हम आगे लेकर चल रहे होते हैं. That how they are being suspended and how they are being covered, कि how they are being suffered, यानी कि which would cause the coverage to be suspended, कि हमारे पास coverage क्या आ रही है? That is being suspended, that is being reduced, कि हमारे पास coverage जो है वो normally suspended ही exist कर रही है. Now, common clause in the BBP, और कौन कौन से common clause हैं? Two important exclusions were added to the property clause in 2002. Mold claims have skyrocketed in few states in the early 2000, यानी कि आप क्लेम्स को मोल्ड भी कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? आप क्लेम्स को मोल्ड भी कर सकते हैं, यानी मोल्ड आउट करके भी उसे सामने ला सकते हैं. Prior to 2002, molds was listed in a so-called wear and tear exclusion, यानी मोल्ड्स क्या होंगे? are listed in so-called wear and tear exclusion, कि ये wear and tear में इंक्लूड करते हैं जितने भी हम मोल्ड्स को सामने लेके आते हैं. After the terrorist attack of September 11, insurer began excluding terrorism from their policy, कि terrorism को उन्होंने exclude करना शुरू कर दिया, कि that if anything would happen because of terrorism, that is not being any loss that would be claimed to you, because that is not a part of your perils. जो ये वाला peril है, that is not being included into your insurance policy. The Terrorism Risk Insurance Act (TRIA) was enacted in November 2002 by a federal government to provide a backup for an insurer. By a federal government to provide a backup for insurer. क्या करे? वो provide करे backup for insurer that could not get reinsurance coverage for terrorism, कि जो हम लोग नहीं कर सकते, that would not get to reinsurance coverage for the terrorism, कि हम उसे terrorism के अंदर ये सारी चीजें नहीं ला सकते. That means कि by the federal government to provide a backup for insurance, कि क्या लिखेंगे? Provide backup for insurance that could not get reinsurance coverage to be for terrorism, के यानी कि reinsurance coverage नहीं लेके आएंगे. And for the terrorism हमारे पास क्या क्या चीजें और कैसे exist कर रहे हैं, ठीक है? So that means that to provide a backup for insurers, कि insurers की backup चाहिए, that could not reinsurance coverage to for the terrorism, कि वो री-इंश्योरेंस की कवरेज नहीं ले सकते अगर बिकॉज ऑफ टेररिज्म इसके ऊपर बैकअप लगा हुआ है, यानी दैट इज द पैरल इज आल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ योर पॉलिसी, कि ये वाला पैरल जो है आपके पॉलिसी का पार्ट है. Now there are some insured perils. Basic form of BPP covers fire, lightning exposure, wisdom, hail, smoke, riots, civil commotions, vandalism, sprinkler linkage, sinkhole collapse and volcanic actions. ये हम normally जो है BPP ये सारी की सारी चीजें cover up कर रही होती है, कि यहाँ पे हमारे पास आ जाती है कि ये सारी चीजें आपकी perils में include हो रही होती है. The broad form includes basic peril plus falling objects, गिर जाए, weight of ice, sleet, snow and accidental discharge of water or steam, यानी कोई भी चीज हो रही है from a system or application containing steam and water other than automatic sprinkler system. इस automatic sprinkler system के अलावा बाकी सारी चीजें that would be included into basic peril and broad form of
पॉलिसी से, यानी कि ब्रॉड पैकेज पॉलिसी के अंदर ये सारी चीजें भी इनकॉर्पोरेटेड होती हैं और उसके हिसाब से इनकॉर्पोरेशंस चल रही होती हैं, दैट हाउ दे आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, और उसी के हिसाब से हमारे पास सामने आ रही होती है। द स्पेशल कॉज ऑफ लॉस फॉर्म कवर ऑल डायरेक्ट फिजिकल लॉसेस, यानी स्पेशल कॉज ऑफ लॉस फॉर्म कवर्स ऑल द डायरेक्ट फिजिकल लॉसेस, यानी सारे के सारे फिजिकल लॉसेस को एक्सेप्ट दोज दैट आर एक्सक्लूडेड, यानी कि वो चीजें भी दैट आर एक्सक्लूडेड के जो उसमें से एक्सक्लूड कर दी जाएंगी। एग्जांपल ऑफ एक्सक्लूडेड पेरिल्स के हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी एक्सक्लूडेड पेरिल्स की? अर्थ मूवमेंट मींस अर्थक्वेक आ जाए तो दैट इज नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट, फ्लड आ गया, वाटर आ गया, एनफोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग्स आ गई or building ordnance, smog, insect damage and wear and tear. These are all being a part of excluded perils. The old name of this type of coverage was all risk. क्या आ रहा था? All risk. And the name is known to be as a open perils. क्या कहते थे हम? Open perils में include होते हैं, यानी कि इसमें हर तरह की चीज incorporated है और हर तरह की चीज incorporate होती है। The BBP forms includes coverage for debris removal. However, if the loss is greater or equal to policy, this is additional debris coverage up to 10,000. यानी कि BBP form includes coverage for debris removals. क्या debris removal भी है? जब loss is greater than or equal to policy, there is an additional debris coverage for the 10,000. यानी कि there is additional debris coverage for up to 10,000 के 10,000 की special coverage में आ रहा है। BBP provides coverage for the cost of pollution, यानी BBP क्या होता है? That provides coverage for cost of pollution, cleanup and removal from the land, यानी कि इसकी भी हमारे पास कवरेज ये इस कॉस्ट को भी कवर कर रहा होता है, दैट इज पोल्यूशन, क्लीनअप और रिमूवल फ्रॉम लैंड और वाटर एट द डिस्क्राइब प्रेमिसेस, कि फ्रॉम लैंड भी आ रहा है या वाटर भी आ रहा है एट द डिस्क्राइब प्रेमिसेस, के जो प्रेमिसेस के अंदर से डिस्क्राइब हो रहा है और उसी के हिसाब से हमारे पास लैंड एंड वाटर में इनकॉर्पोरेट हो रहा है। Then there exists subrogation. Practically all contracts of property insurance are subject to right of subrogation by an insurer against any liable third party, by an insurer with any liable third party, कि कोई भी इसमें liable third party हो। It may turn out, for example, that while the insured property insurance provides coverage for loss, यानी it may turn out that, for example, that while the insured properties insurance provides coverage for loss, यानी क्या करें वो provides coverage for loss, someone else has agreed to assume this liability by contract, यानी someone else has agreed to assume this liability by contract or is held liable because its negligence in causing the damage, कि वो क्या होगा? is held liable because of its negligence in causing the damage, कि उसकी negligence भी involve हो in causing the damages। If the insurer pays the claim, it has a right to any such claims that the insurer may have had against other. Such recoveries assign responsibility to the party that is responsible for damage. जो responsible है उसको ये coverage दी जाती है, holding that party accountable for its action. Holding that party accountable for its action, कि party भी क्या है? That is accountable for its action, कि उस action से accountable है। Endorsements used with the BBP, कि BBP के हिसाब से कौन कौन सी endorsements हैं? An insured can add earthquake and radioactive contamination to the list of insured peril, कि इंश्योर्ड peril के अंदर ये चीजें भी incorporate कर सकता है। The limit of recovery on such property as outdoor sign, tree, bulbs, plants and radios or tele antenna may be increased. The limit of recovery जो होगी on such property जो होगी वो लिमिट कर जाती है, क्या कर जाती है? वो लिमिट कर जाती है, उसमें इंक्रीज नहीं आती। तो स्पेशल मार्केट वैल्यू एंडोर्समेंट्स आर अवेलेबल फॉर द डिस्टिल्ड स्पिरिट वाइन्स, यानी कि मार्केट वैल्यू एंडोर्समेंट्स भी होंगी फॉर अवेलेबल फॉर डिस्टिल्ड स्पिरिट एंड वाइन्स। Two endorsements that modify BBP includes replacement cost, like that found in homeowners policy, and changes the basic recovery from actual cash flow to the replacement cost, कि actual cash flows भी आएंगे और replacement cost भी आएंगे। Ordinance and law endorsements, कि यहाँ पे क्या चीजें आएंगी हमारे पास? Ordinance भी है, laws endorsements भी हैं। Used when older buildings must be repaired according to more stringent building code, यानी ordinance and law endorsements used when older buildings must be repaired according to the more stringent building code, यानी कि more stringent building code के साथ। Boiler and machinery insurance, equipment breakdown coverage, explosion caused by steam boiler, compressor, electrical equipment and oil tank furnace constitute a serious source of loss that the lay person often does not recognize, has developed along with somewhat different lines from the usual insurance contract, क्योंकि ये on a different line exist कर होता है on a usual insurance contract, recognizing that prevention of loss is even more important than
इंडेमनिफिकेशन ऑफ लॉस, यानी प्रिवेंशन जहां पे ये वो कंडीशन है जहां पे प्रिवेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडेमनिशन ऑफ लॉस. इंश्योरर हैज टेकन ऑन सर्विस ऑफ इंस्पेक्शन एंड सर्विसिंग ऑफ बॉयलर ऑपरेशन एंड टेक्निकल मशीनरी, यानी कि इंश्योरर खुद टेक केयर करे कि इनकी सर्विस प्रॉपर हो रही है और प्रॉपर टेक्निकल मशीनरीज को मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा. फेलियर ऑफ द वेसल टू पास एन इंस्पेक्शन मे मींस इमिनेंट डेंजर एंड कंटिन्यूड ऑपरेशन, यानी कि डेंजर भी है टुवर्ड्स द कंटिन्यूड ऑपरेशंस. द इंश्योरर रिजर्व द राइट्स टू सस्पेंड कवरेज इमीडिएटली, यानी इंश्योरर राइट दे लेके आ रहा है टू सस्पेंड द coverage immediately if recommended repairs and replacements are not made. Recommended repairs or replacements are not being made, कि recommended repairs और replacements जो है वो नहीं की जा रही होती. So that's the end of the lecture number 17. We have done with the what are the fundamental principles and how they are being made, कि उन principles में क्या क्या चीजें involve हैं, उन्हें हमने कैसे deal out करना है. So that we have done with the today's lecture, and that is the end of the today's lecture. This chapter is not complete yet. In the next lecture we are going to complete this chapter. So that's the end of the lecture number 17. Allah Hafiz.